हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे वीडियो की शुरुआत करेंगे, जो एक बड़ी ही शानदार साइंस फिक्शन स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। सो फटाफट पॉपकॉर्न्स लीजिए, आराम से बैठिए और बने रहे वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब के साथ साथ बगल की उस घंटी को भी जरूर दबा लीजिएगा। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2418 यानी फ्यूचर से। इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन्होंने गैलेक्सी के सभी प्लैनेट्स को खोज डाला है। इतना ही नहीं, अब इंसानों ने स्पेस ट्रैवल भी आसान बना लिया है, जिसकी मदद से अब लोग कुछ ही मिनटों में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जा सकते हैं। गैलेक्सी में सबसे लो ग्रेविटी वाला प्लैनेट पृथ्वी, तो वहीं सबसे हाई ग्रेविटी वाला प्लैनेट ज़लायान है। अब हमारी पृथ्वी पर तो बहुत ही कम लोग बचे हैं, ज़्यादातर लोग ज़लायान पर जाकर बस रहे हैं। लेकिन ज़लायान पर जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट पर ग्रेविटी अर्थ से 10 गुना ज़्यादा है। इसलिए ह्यूमंस को ज़लायान पर जाने के लिए एक स्पेशल सूट की ज़रूरत होती है। स्पेसशिप में इंसानों को ग्रेविटी से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिंग शील्ड भी चालू करनी पड़ती है। ज़लायान प्लैनेट पर अगर शील्ड से बाहर कोई चीज़ फेंकी जाए तो वो कुछ इस तरह से पिचक जाती है। इसके अलावा अगर किसी इंसान का प्रोटेक्टिव सूट डैमेज हो जाए तो इस प्लैनेट पर उसकी हड्डियों तक का चूरा होने लगेगा। लेकिन ज़लायान प्लैनेट पर जन्म लेने वाले जीवों ने खुद को यहाँ के अनुसार ही इवॉल्व कर लिया है। इन जीवों की बॉडी बहुत ही मजबूत है और वो इस प्लैनेट की ग्रेविटी को आराम से सहन कर सकते हैं। इन जीवों को ज़लायंस कहा जाता है और ये पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर जीव माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है अलारा कीटन नाम की ये मोहतरमा, जो दीवार दरवाजे सब तोड़ सकती हैं। टाइटेनियम के एक ब्लॉक को मसल कर एक बॉल का रूप दे सकती हैं। अलारा यूएसएस ऑरविल नाम की एक स्पेस एजेंसी के लिए काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन सभी प्लैनेट्स का संतुलन बनाए रखने और उन्हें हर तरह के खतरे से बचाने के लिए बनाई गई है। सबसे खास बात यह है कि यूएसएस ऑरविल में इंसानों के अलावा अलग अलग प्लैनेट्स के सभी एलियंस भी काम करते हैं। ऑरविल के कैप्टन है ये जनाब, जो ईडी मर्सर नाम के एक इंसान है। इसके बाद हम जरगास 4 नाम के एक प्लैनेट को देखते हैं, जहाँ 2 लोगों का इंटरव्यू चल रहा था और देखकर लग रहा है जैसे इन्होंने कुछ क्राइम किया हो। इस प्लैनेट पर लोगों ने एक अजीब तरह का बैच पहना है, जिसमें एक रेड डाउनवर्ड और एक ग्रीन अपवर्ड बटन है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोनों क्रिमिनल्स की लाइव वोटिंग चल रही है। जब काउंटिंग खत्म हुई तो लाइव वोट काउंट को लोगों को दिखाया गया। अब चूंकि उन्हें डाउनवर्ड ज़्यादा मिले तो उन्हें सज़ा मिलना भी लगभग तय हो चुका था। वोटिंग देखते हुए दोनों क्रिमिनल्स को पनिशमेंट रूम में लाया गया, जहां एक कैदी ने भागने की कोशिश की तो उसे पहले ही शूट कर दिया गया। वहीं दूसरे पर इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन को सेट किया गया। जैसे ही वोट काउंट 10 मिलियन पहुंचा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू किया गया और उसे तब तक शॉक दिया गया जब तक कि उसकी मेमोरी गायब न हो गई। कहने का मतलब ये है कि जिस किसी इंसान के डाउनवर्ड वोट्स अगर 10 मिलियन पहुंच जाए तो उसकी पुरानी यादें भुलाकर उसे शुद्ध किया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑरविल अपने खोए हुए शोधकर्ताओं को ढूंढने के लिए जरगास 4 पर जाता है। कैप्टन मर्सर टीम को बताते हैं कि हमने रिसर्च के लिए जरगास 4 पर अपने 2 लोगों को भेजा था, लेकिन 1 महीने से उनका कुछ पता नहीं है। हमारा कॉन्टैक्ट उनसे पूरी तरह से टूट चुका है। शोधकर्ताओं को ढूंढने के मिशन के लिए 4 लोगों को चुना गया, जिनमें डॉक्टर क्लेयर, कमांडर कैली, जॉन लमार और अलारा किटन को उसकी अनोखी शक्तियों के लिए चूज किया गया। अब चूंकि अलारा प्लैनेट ज़लायंस से थी तो उसका चेहरा बाकी लोगों से अलग था। ऐसे में उसे जाने से पहले एक टोपी पहनाई जाती है और नाक पर मौजूद निशान ढकने के लिए एक बैंडेज चिपका दी गई। जरगास 4 पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ की दुनिया प्लैनेट अर्थ की 21वीं सदी की तरह है। चारों ने यहाँ के लोगों पर लगे बैचेस भी नोटिस किए, जिन्हें हर इंसान ने कुछ इस तरह से लगाया हुआ था कि मानो ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी अपने दोस्त का वेट लॉस देखकर उसकी तारीफ करता है और एक अपवर्ड वोट देता है। इधर एक आदमी सड़क पर जाते समय एक राहगीर पर कॉफ़ी गिरा देता है, जिसके चलते उसे एक डाउनवर्ड वोट मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जरगास 4 एक डेमोक्रेटिक प्लैनेट था, जहां मुजरिमों को सजा देने सहित सब चीज़ें जनता खुद डिसाइड करती हैं। चारों एजेंट्स अपना ध्यान बच्चे से हटाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक बुक स्टोर पर जाकर अपने 2 शोधकर्ताओं के बारे में पूछते हैं। यहाँ दुकानदारों ने जवाब देने की बजाय 4 बैच निकाल कर देता है और कहता है कि यहाँ बिना बैच के घूमना गैर कानूनी है। चारों ने तुरंत बैच पहने और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में लमार को मस्ती करने की सूझी और वो उसके साथ डांस करने लगा। कैली उसे तुरंत नीचे उतरने को कहती है, लेकिन लमार ने उसकी एक न सुनी और डांस करना जारी रखा। लमार को देख आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और सब उसकी वीडियोस बनाने लगे। ये देख लमार की अकल ठिकाने आई और जनाब चुपचाप रवाना होने लगी। यहाँ से निकलकर चारों एक कैफ़े में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कैफ़े वालों ने एक महिला की एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके डाउनवर्ड्स 5 लाख से भी ज़्यादा हो चुके थे। कैफ़े में 5 लाख से अधिक डाउनवर्ड्स वाले लोग अलाउड नहीं थे, क्योंकि उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता। कैफ़े में जाकर सब लोग एक एम्प्लॉय लाइसेला से मिलते हैं और अपने साथियों की फ़ोटोज़ दिखाते हैं। फ़ोटोज़ देख लाइसेला जवाब देती हैं, ये तो कुछ समय पहले काफ़ी फेमस हुए थे।
ये लोग लाइसेला से कुछ और पूछने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि लमार के बैच पर अचानक डाउनवर्ड्स बढ़ने लगे हैं। वे कुछ और सोचते इससे पहले न्यूज़ चैनल पर लमार की क्लिप दिखाई देती है जो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। अब चूंकि लमार एक महिला के स्टैचू के साथ भत्ता डांस कर रहा था तो सभी लोग उसे डाउनवर्ड्स देने लगे। लमार के डाउनवर्ड्स 10 मिलियन पहुंचते। इससे पहले चारों फटाफट कैफे से बाहर निकलकर अपने प्लानेट पर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन बाहर निकलते ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया और सब लोग लमार के बैच पर डाउनवर्ड्स देने लगे। लमार ने बचने की खूब कोशिश की, लेकिन तभी दुर्भाग्य से एक पुलिस वालों का जत्था भी यहाँ पहुँच गया, जिन्होंने लमार को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गए, जहाँ विलिक्स नाम का एक पब्लिसिटी ऑफिसर लमार के साथ बैठता है और बताता है कि पब्लिसिटी ऑफिसर यहाँ सरकारी वकील की तरह काम करते हैं, तो मुझे अपने पक्ष की सभी बातें बेझिझक बता सकते हो। विलिक्स लमार से पूछता है कि तुमने क्या किया है। लमार कहता है कि मैं तो सिर्फ डांस कर रहा था, मुझे आपकी इस दुनिया के नियमों के बारे में पता तक नहीं था। विलिक्स कहता है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति की गलती की सजा उसे लोग देते हैं और अगर तुम्हारा डाउनवर्ड्स 10 मिलियन पहुँच गया तो तुम्हें शुद्ध कर दिया जाएगा और तब तक बिजली के झटके दिए जाएंगे जब तक कि तुम्हारी यादें पूरी तरह से मिट ना जाए। विलिक्स की बातें सुनकर लमार बुरी तरह से घबरा जाता है और विलिक्स से मदद की दुहाई लगाने लगता है। इस पर विलिक्स कहता है कि अब सिर्फ एक लीगल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत तुम्हें एक इंटरव्यू से गुजरना होगा जो लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट होगा, जिसमें तुम अपने बचाव में 4 बातें कह सकते हो। तुम्हें एक परफेक्ट अपॉलॉजी स्पीच तैयार करनी होगी। अब अगर जनता तुम्हारी स्पीच सुनकर तुम्हें माफ़ करती है तो तुम्हें अपवोट्स मिल जाएंगे और तुम बच सकते हो। लमार के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो इसके लिए हामी भर देता है। इसी दौरान लमार के टीममेट्स भी यहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही लमार उन्हें सब कुछ बताता है तो अलारा के दिमाग में एक बात आती है और वो कहती है कि क्या तुम लोगों ने गौर किया कि यहाँ फेमस वही लोग होते हैं जिन्हें डाउनवर्ड्स वोट मिलते हैं। मुझे लगता है कि हमारे 2 टीम मेंबर्स भी इसी प्रोसेस का शिकार हुए हैं। ये सुनते ही अलारा और डॉक्टर क्लेयर तुरंत कैफे एम्प्लॉय लाइसेला से मिलने के लिए जाते हैं। इधर लमार को इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाता है। लमार और कमांडर कैले ने मिलकर लोगों को खूब मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन इंटरव्यू पूरी तरह से फेल रहा। लोगों को लमार की बातें मजाक लगी और उसे और ज़्यादा डाउनवर्ड्स मिलने लगे। दूसरी तरफ अलारा और डॉक्टर क्लेयर लाइसेला से मिलती हैं और अपने साथियों के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करने लगी। लाइसेला इन्हें बताती है कि उनमें से एक को सजा मिलने के बाद सुविधा केंद्र में भेज दिया गया, वहीं दूसरे ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की, जिसके चलते उसे गोली मार दी गई। ये सब सुनने के बाद अलारा और क्लेयर बाथरूम में जाती हैं, जहाँ लाइसेला भी पहुँच जाती हैं और वो अलारा का असली चेहरा देख लेती हैं। अलारा का अजीब सा चेहरा देख लाइसेला डर के मारे बाथरूम से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़कर वापस अंदर ले गई और समझाने लगती हैं। लाइसेला उनकी बातें सुनकर कुछ शांत हुई और तीनों एक कैफे में जाकर बैठ गई, जहां क्लेयर और अलारा ने बताया कि वे दोनों दूसरे प्लेनेट से आए एलियंस हैं और अपने 2 शोधकर्ताओं को यहाँ ढूंढने आई हैं जो कि कुछ समय पहले हमारे साथ संपर्क खो बैठे। अब लाइसेला उनके साथ थोड़ी कंफर्टेबल हुई। उसने दोनों एजेंट्स को एक वीडियो दिखाया और बताया कि तुम्हारे टीममेट्स ने एक प्रेग्नेंट महिला को बैठने की जगह नहीं दी थी, जिसके चलते उन्हें डाउनवर्ड्स मिले थे और 10 मिलियन होने के साथ ही उन्हें सजा दे दी गई। इसके बाद लाइसेला इन दोनों को सुधार गृह लेकर पहुंचती है, जहां अलारा और क्लेयर को अपना एक ऑफिसर नजर आता है। ये वही शख्स था जिसे बिजली के झटके दिए गए थे। ऑफिसर अब काफ़ी शांत था, उसे अपनी पुरानी बातों में से कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर उसे लेकर तुरंत अपने एक एयरक्राफ्ट में चले गए। दूसरी तरफ लमार के इंटरव्यू का दूसरा राउंड शुरू होता है। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे लमार जोश में होश खोकर बदतमीजों की तरह ऑडियंस को हाई फाई देना शुरू कर देता है, जिसके चलते उसे एक बार फिर से डाउनवर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लमार के डाउनवर्ड्स अब 9.3 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके थे। कैप्टन मर्सर और अन्य सभी टीम मेंबर्स ये सब देखकर लमार को लेकर चिंतित थे। कैप्टन मर्सर एक आइडिया लेकर आते हैं और कहते हैं कि अगर हमें इनकी वोटिंग सिस्टम को हराना है तो हमें जरगास 4 प्लेनेट के किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। ये लोग लाइसेला को मनाकर ऑरविले में ले जाते हैं। कैप्टन मर्सर बिना समय गवाए एक मीटिंग रखते हैं और लाइसेला से पूछती हैं कि क्या हम किसी भी तरह से लमार को लेकर लोगों की थिंकिंग बदल सकते हैं। लाइसेला कुछ देर सोचने के बाद कहती हैं कि अगर लोगों को लमार के बारे में कुछ भी अच्छा पता चले तो ये संभव हो सकता है। ऐसा करने से शायद लोग उसे लाइक करना शुरू कर देंगे। लाइसेला की बात सुनकर वैज्ञानिक इसाक जरगास 4 प्लेनेट से एक डेटाबेस को हैक करने का प्लान बनाता है। इधर लमार का डाउनवर्ड्स 10 मिलियन होने वाला था, सो पुलिस ऑफिसर्स उसे पनिशमेंट रूम में ले गए। अब इनके पास सिर्फ 10 मिनट का समय था जिसमें वे लमार को फाइनल वोट देने वाले थे। अब भी अगर लमार की रेटिंग ठीक नहीं हुई तो उसे करंट के झटके देकर सुधार दिया जाएगा। लमार के कांड देखते हुए शुरुआत ऑब्वियसली खराब हुई, लेकिन इसी दौरान इसाक लाइसेला और अपने साथियों के साथ मिलकर जरगास 4 का वोटिंग सिस्टम हैक करता है और लमार से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें अपलोड कर देता है। फाइनली इनका प्लान काम कर गया और लमार के लिए लोगों की हिट प्यार में बदलने लगी।
अब लमार को अपवर्ड वोट मिलने लगे और दोनों काउंटिंग इक्वल हो गई तो लमार को छोड़ दिया गया। कुछ हफ्ते बाद टीम एक नए प्लेनेट पर रिसर्च करने के लिए निकलती है और ये प्लेनेट अर्थ से आगे फ्यूचर में नहीं बल्कि मेडिवल यानी भूतकाल में था। इस बार कमांडर कैली, इसाक और लेफ्टिनेंट मेलॉय को इस प्लेनेट पर भेजा जाता है। रवाना होने से पहले सभी को सख्त वार्निंग दी जाती है कि किसी के भी संपर्क में ना आए क्योंकि आप लोग पास में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से बात करना उनके फ्यूचर से छेड़छाड़ करने से कम नहीं होगा। इसके बाद उनकी स्पेसशिप को लैंड करवाया गया और सबसे पहले कमांडर कैली बाहर आए। कैली ने अपने बाइनोक्यूलर्स में देखा तो उसे एक छोटा सा गांव नजर आया। ये प्लेनेट कुछ वैसा ही था जैसे कि हमारी पृथ्वी सदियों साल पहले दिखा करती थी। कैली गांव के बाद कुछ देखती, इससे पहले उसकी नज़र दो बच्चियों पर जाती है जो उसे देखते ही भागने लगी। इसी दौरान एक बच्ची गिरकर जख्मी हो गई, उसे सर पर चोट आई थी। अब यूं तो कैली को किसी से मिलने जुलने की सख्त मनाही थी, लेकिन बच्चे की चोट देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने अपने फ्यूचरिस्टिक डिवाइस से बच्चे की चोट ठीक कर दी। इसके बाद जब कैली पीछे घूमी तो उसने पाया कि पीछे कई लोग पहुंच चुके हैं। ये देख कैली तुरंत वहां से भागती है और अपने स्पेसशिप में आकर बैठ जाती है और फटाफट उड़ान भरकर सब लोग अपने स्पेस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। सभी लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि अभी जिस प्लेनेट पर वो गए थे वो अचानक से गायब हो गया है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसाक जो इस ऑर्बिट का सबसे बुद्धिमान मेंबर था वो एक्सप्लेन करता है कि ये प्लेनेट एक बहुचरणीय ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जो काफ़ी रेयर ऑर्बिट है। इसका एक हिस्सा हमारे यूनिवर्स में तो दूसरा किसी और यूनिवर्स में रहता है। अब जब प्लेनेट ऑर्बिट के दूसरे यूनिवर्स में मौजूद हिस्से में एंटर करता है तो ये हमें दिखाई नहीं देता और ये जब हमारे यूनिवर्स वाले ऑर्बिट में आता है तो दिखाई देने लगता है। अब जहाँ तक मेरी गणित कहती है वहाँ तक मुझे लगता है कि ये प्लेनेट अब हमारे सामने 11 दिन बाद आएगा। इसाक की बात सुनकर कैप्टन मर्सर प्लेनेट के वापस लौटने तक का इंतजार करने का फैसला लेती हैं। ठीक 11 दिन बाद प्लेनेट दिखाई तो दिया, लेकिन इस बार प्लेनेट में कुछ अलग सा लग रहा था। ये प्लेनेट अब अर्थ की 14th सेंचुरी जैसा लग रहा था। इस पर इसाक उन्हें बताता है कि शायद हमारे जो 11 दिन बीते वो इस प्लेनेट के 700 साल के बराबर हैं। यानी कमांडर कैली और उसकी टीम इस प्लेनेट पर जाकर जब आई उस बात को अब 700 साल बीत चुके हैं। यह हैरतअंगेज फैक्ट जानने के बाद सभी लोग वापस प्लेनेट पर जाते हैं। इस बार कैप्टन मर्सर उनके साथ गए। कैप्टन कहता है कि सबसे पहले हमें कुछ कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें पहनकर हम वहाँ के लोगों में घुलने और छिपने में आसानी होगी। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें कुछ कपड़े नजर आते हैं जो कि एक झोपड़ी के बाहर सूखने के लिए रखे थे। वे कपड़े उठाकर भागते इससे पहले एक महिला ने उन्हें देख लिया और वो अपने बच्चे को लेकर बाहर आ गई। महिला कैली के पैरों में बैठ जाती है और रोते हुए उसे अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए कहने लगती है। ये नज़ारा देख उन्हें कुछ समझ नहीं आता और सभी फटाफट वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लाशें लटकी हुई नजर आती हैं। इनके पास में बैठे एक शख्स को कैप्टन मर्सर इन लाशों के बारे में पूछते हैं, जिस पर यह आदमी बताता है कि इन्होंने हमारे देवी कैली के बारे में उल्टा सीधा कहा था, इसलिए इन्हें ये सजा दी गई है। आगे बढ़ने पर इन्हें पता चलता है कि इस गांव में हर कोई कैली की पूजा करता है। लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि कैली तुम्हें देख रही है, पढ़ाई कर लो तो वो खुश हो जाएगी। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और एक विशाल मंदिर में जाते हैं जहाँ सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि मंदिर में उन्होंने देखा कि यहाँ कैली की एक विशालकाय मूर्ति लगी हुई है और यहाँ आकर लोग इस मूर्ति की पूजा भी करते हैं। मूर्ति देखकर इन्हें एहसास हुआ कि कैली ने वहाँ महज एक बच्चे से बात करके किस तरह से प्लेनेट के भविष्य को ही बदल दिया, क्योंकि 700 साल पहले जब कैली ने अपने फ्यूचरिस्टिक डिवाइस से बच्ची को ठीक किया तभी से यहाँ के लोग कैली की ही पूजा करते हैं। 700 साल बीत गए लेकिन वे लोग आज भी कैली की उस हरकत को चमत्कार मानते हैं और उसे देवी मान रहे हैं। रोमांच के ऐसे मंजर में आपको डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं है, लेकिन याद दिलाना चाहूँगा वीडियो अगर पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को आप दबा सकते हैं। कैली ने किया तो बच्ची का भला ही था, लेकिन असल में यह ऑरविल की एक एम्प्लॉयज द्वारा की गई सबसे खतरनाक गलतियों में से एक थी। ऐसे में ये बात आला अधिकारियों तक पहुंचे। इससे पहले उन्हें सब कुछ ठीक करना होगा और एक जगह के राजा वॉलंटिस के पास पहुंचे ताकि उन्हें सच्चाई का सामना करवाकर उनके अंधविश्वास से पर्दा उठाया जा सके। यहाँ सब लोगों के साथ कैली भी वॉलंटिस के पास गई। सभी कैली को देखते ही घुटनों में बैठ जाते हैं, लेकिन कैली उन्हें खड़ा होने के लिए कहती है और बताती है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक नश्वर इंसान हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सो कैली अपने हाथ पर चोट लगाती है और उस डिवाइस से ठीक कर लेती है। यह नज़ारा देखकर वॉलंटिस चौंक गया। इसके बाद कैली उसे बताती है कि इस डिवाइस की मदद से कोई भी ऐसा कर सकता है। वॉलंटिस ने खुद इसकी जांच की, तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि कैली कोई देवी नहीं है बल्कि एक अलग दुनिया की आई इंसान ही है। वापस स्पेसशिप में जाने से पहले कैली वॉलंटिस से एक प्रॉमिस लेती है कि तुम ये खबर पूरी दुनिया में फैलाओगे और लोगों में अंधविश्वास खत्म करोगे। वॉलंटिस ने उसकी बात मान ली और अपने मंत्री से दुनिया भर में ये खबर भेजने की बात कहने लगा। लेकिन यह आदमी ज़रा अलग किस्म का इंसान था।
उसका मानना था कि अगर हमें अपनी बात प्रजा से मनवानी है तो उन्हें अंधविश्वास में रखना ज़रूरी है। वो राजा का हुक्म नहीं मानता और उसे छुरा घोंप कर मार देता है ताकि वो कहीं और ये बात ना बता पाए। इधर सब लोग स्पेसशिप में बैठे गायब प्लेनेट जो कि 11 दिन बाद वापस लौटेगा उसका इंतजार कर रहे थे। 11 दिन बाद जब प्लेनेट वापस दिखाई दिया तो उन्होंने पाया कि ये प्लेनेट अब धरती के 21st सेंचुरी तक पहुंच चुका है। ऑरविल की टीम सबसे पहले ये पता लगाती है कि उनका मिशन सक्सेस हुआ कि नहीं, लेकिन अफसोस कि वे लोग देखते हैं कि यहाँ के लोग अब भी कैली की पूजा कर रहे हैं और आतंकवादी कैली के नाम से क्राइम कर रहे हैं। कैली ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कैप्टन मर्सर से कहती है कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा, मैं खुद इस प्लेनेट पर जाऊंगी और अपनी पूरी लाइफ वहीं लोगों के बीच रहूंगी ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं भगवान नहीं हूं। कैप्टन मर्सर उसकी बात का खंडन करते हुए उसे मना कर देते हैं क्योंकि ऐसा करना उसके लिए और भी ज़्यादा रिस्की है। तभी इसाक कहता है कि मैं एक रोबोट हूँ, विज्ञान भी जानता हूँ और वहाँ के 700 साल मेरे लिए 700 सेकंड के बराबर होंगे, मैं वहाँ के लोगों में जाकर रह सकता हूँ। हालांकि कैप्टन अभी भी कंफ्यूज थे, लेकिन काफ़ी सोच विचार कर इसाक को प्लेनेट पर छोड़ दिया गया और प्लेनेट गायब हो जाता है। 11 दिन बाद हम देखते हैं कि प्लेनेट फिर से दिखाई देता है और अब काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो चुका था क्योंकि यहाँ समय अब 28वीं सदी में पहुँच चुका है। कुछ देर बाद एक स्पेसशिप उनके पास आता है और कैप्टन के अंदर आने की परमिशन मांगता है। कैप्टन ने उन्हें परमिशन दी, जिसके बाद 2 एलियन और रोबोट इसाक अंदर आते हैं। ये लोग कैप्टन को थैंक यू बोलने के लिए आए थे। ऑरविल अगर इसाक को उनके प्लेनेट पर नहीं भेजता तो आज उनके प्लेनेट की शक्ल कुछ और ही होती। इसाक ने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की मदद से उनकी मदद की। कैली बीच में पड़ती है और पूछती है कि क्या आप आज भी कैली की पूजा करते हैं, जिस पर वे लोग कहते हैं कि नहीं, ये काम हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। इसी के साथ हो जाती है कहानी की एंडिंग। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि ये कहानी थी ऑरविल नाम की एक टीवी सीरीज़ का छोटा सा हिस्सा। सीरीज़ के और भी पार्ट समझना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट्स में बेझिझक बता सकते हैं। धन्यवाद।